आमतौर पर ना जब भी हम मेंटेनेंस या रखरखाव शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहली छवि क्या बनती है? उबाऊ सा काम। बिल्कुल, एकदम उबाऊ सा काम। मतलब बैकग्राउंड में चलने वाला एक ऐसा नीरस काम जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता। सही बात है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बड़ी सी मशीन में तेल डालना या ग्रीस लगाना या फिर कोई घिस चुका पुर्जा बदल देना। हाँ। वित्तीय दुनिया में भी अगर देखें तो हम हमेशा नई चीजें बनाने या नई तकनीक के बारे में बात करना पसंद करते हैं। राइट। उसके बाद की जो रखरखाव की चर्चा है ना, वो कोई नहीं करना चाहता। एकदम सही। ये कभी भी अखबारों के फ्रंट पेज की हेडलाइन नहीं बनता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई निवेशक किसी कंपनी की बैलेंस शीट का विश्लेषण कर रहा हो और अचानक उसे प्रॉफिट में 375% का भारी उछाल दिखे, अरे वाह, और वो भी सिर्फ एक तिमाही के भीतर, तब वो उबाऊ लगने वाला मेंटेनेंस का काम अचानक से फाइनेंस की दुनिया का सबसे रोमांचक विषय बन जाता है। जी बिल्कुल। और यहीं से आज का हमारा ये गहन विश्लेषण या कहें कि ये डीप डाइव शुरू होता है। मैं हमेशा मानती हूँ कि सिर्फ ऊपर से दिखने वाले नंबर्स ना कभी पूरी कहानी नहीं कहते। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मुख्य केंद्र है IGESL, यानी इनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। हाँ। हमारे पास कंपनी की हालिया Q3 FY26 अर्निंग्स प्रेजेंटेशन है, उनकी ESG रिपोर्ट्स हैं और इंडस्ट्री का विस्तृत डेटा भी मौजूद है। सही है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये कंपनी भारत की इकलौती लिस्टेड प्योर प्ले रिन्यूएबल O&M यानी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कंपनी के रूप में अपनी धाक जमा रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 51% की इनकम ग्रोथ कोई छोटी बात नहीं होती। क्या ये सिर्फ बाजार का एक अच्छा दौर है या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति काम कर रही है? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन वित्तीय नतीजों के पीछे ना एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस मॉडल की रणनीति काम कर रही है। अच्छा। अगर हम सिर्फ इन चमचमाते नंबर्स को देखकर रुक जाएंगे तो हम असल मैकेनिज्म को मिस कर देंगे। मैं बता रही हूँ कि ये सब कैसे काम कर रहा है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। तो फिर चलिए सबसे पहले उन नंबर्स का ही थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि Q3 FY26 का डेटा सच में चौंकाने वाला है। हाँ बिल्कुल। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो कुल आय या टोटल इनकम 112 करोड़ रुपए रही है, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 74 करोड़ रुपए के मुकाबले सीधा 51% का उछाल है। और उनका एबिटा भी देखिए। हाँ, एबिटा 53 करोड़ रुपए रहा, मतलब 80% की छलांग। लेकिन जिस नंबर ने जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। जी। पिछले साल ये सिर्फ 5 करोड़ था और इस बार सीधा 25 करोड़ रुपए हो गया। ये 375% की भारी वृद्धि है। बिल्कुल। और अगर हम कैश पैट की बात करें ना तो उसमें भी 116% की बढ़ोतरी हुई है। वो अब 51 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक मिनट, यहीं पे थोड़ा रुकते हैं। 375% की ग्रोथ, और वो भी एक तिमाही में। फाइनेंस की दुनिया में जब ऐसा होता है ना तो किसी भी एनालिस्ट का पहला शक अकाउंटिंग ट्रिक या किसी वन टाइम असेट सेल पर जाता है। सही बात है, ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या ये संभव नहीं है कि उन्होंने अपनी कोई जमीन या प्रॉपर्टी बेच दी हो और उसे प्रॉफिट में दिखा दिया हो? क्या ये सच में वास्तविक ऑपरेशनल ग्रोथ है? मैं समझ सकती हूँ। एक अच्छे विश्लेषण की निशानी ही यही है कि हम सवाल पूछें। लेकिन इस मामले में ना ये कोई वन ऑफ वंडर या एक बार का तुक्का नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इसे समझने के लिए हमें रिन्यूएबल O&M सेक्टर के एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल की गहराई में जाना होगा। देखिए, ये मॉडल FMCG या रिटेल जैसा नहीं है जहां आज सामान बेचा और कल आय खत्म हो गई। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। क्या ये कुछ वैसा ही है जैसे हम कोई नई कार खरीदते हैं? हाँ, लगभग वैसा ही। मतलब कार की बिक्री से मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा मुनाफा होता है। बिल्कुल। लेकिन फिर उस कार का AMC यानी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। बिल्कुल। और वो सर्विस सेंटर अगले 10-15 सालों तक उस कार की सर्विसिंग करके लगातार हर साल पैसा कमाता रहता है। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। विंड एनर्जी सेक्टर में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब कोई विंड टर्बाइन लगाया जाता है तो उसकी उम्र 20 से 25 साल होती है। राइट, 20-25 साल। और IGESL जो O&M कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है वो आमतौर पर 5 से 20 साल तक चलते हैं। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो कंपनी को अगले कई दशकों तक लगातार और अनुमानित आय मिलती रहती है, जिसे हम स्टेडी एंड प्रिडिक्टेबल इनकम कहते हैं।
लेकिन देखिए, कार की सर्विसिंग और एक 100 मीटर ऊंचे विंड टरबाइन की सर्विसिंग में तो जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। विंड टर्बाइन्स अक्सर बहुत ही रिमोट लोकेशंस पर होते हैं, रेगिस्तान में हो सकते हैं या पहाड़ियों पर, हाँ। या तटीय इलाकों में जहां मौसम बहुत कठोर होता है। वहां पर एक गियर बॉक्स बदलने के लिए भी भारी भरकम क्रेन्स और उच्च तकनीक की जरूरत होती है। बिल्कुल, ये कोई साधारण मैकेनिक का काम तो है नहीं। एकदम सही। और यही कारण है कि Q3 FY26 में उनके पोर्टफोलियो की मशीन अवेलेबिलिटी का 96.5% होना एक बहुत बड़ा तकनीकी अचीवमेंट है। 96.5% मशीन अवेलेबिलिटी। इसका मतलब है कि साल के लगभग हर समय टर्बाइन्स बिना किसी बड़ी खराबी के काम कर रहे हैं और लगातार बिजली बना रहे हैं। जी, ये तो बहुत प्रभावशाली है। हाँ। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके वे खराबी आने से पहले ही पुर्जे बदल देते हैं। ओहो, स्मार्ट। जब मशीनें लगातार चलती हैं तो क्लाइंट को अधिकतम बिजली मिलती है, वो खुश रहता है और O&M कंपनी को कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ती। राइट। तो ये जो 375% का उछाल है ना, ये उन्हीं पुराने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का नतीजा है जो अब बिना किसी अतिरिक्त मार्केटिंग खर्च के बेहतरीन मार्जिन दे रहे हैं। अब यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये मार्जिन से बेहतरीन कार्यकुशलता से नहीं आ रहा है, बिल्कुल, बल्कि ये कंपनी के पोर्टफोलियो के विशाल आकार से भी आ रहा है। बिल्कुल, स्केल का बहुत बड़ा रोल है। डेटा के अनुसार देखें तो IGSL का कुल पोर्टफोलियो अब 13.3 गीगावाट पीक का हो गया है। जी। इसमें लगभग 10 गीगावाट विंड और 3.3 गीगावाट पीक सोलर एसेट शामिल हैं। 13.3 गीगावाट, इसे अगर आम भाषा में समझें तो ये इतनी बिजली है जिससे भारत के कई बड़े महानगरों को एक साथ रोशन किया जा सकता है। और पता है, इस 13.3 गीगावाट के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ना हाल ही में हुए एक बहुत बड़े एक्विजिशन यानी अधिग्रहण का सबसे बड़ा हाथ है। हाँ, मैंने भी इस बारे में पढ़ा था। इन्होंने विंड वर्ल्ड इंडिया की O&M आर्म से 6.5 गीगावाट का ऑपरेशनल विंड पोर्टफोलियो खरीदा है। ये अधिग्रहण वास्तव में इंडस्ट्री का परिदृश्य बदलने वाला है। मतलब एक ही झटके में 6.5 गीगावाट जोड़ देना, रातों रात क्षमता दुगनी हो गई। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इस सौदे के साथ ही विंड वर्ल्ड इंडिया का जो प्रीमियम क्लाइंट बेस था वो भी IGESL के पास आ गया है। सही कहा आपने। जैसे टाटा ग्रुप, रीन्यू, ग्रीनको, अप्रावा एनर्जी और हिंदुस्तान जिंक। हाँ, ये सभी दिग्गज कंपनियां अब इनके इकोसिस्टम पर निर्भर हैं। जी। लेकिन एक बड़ा सवाल जो यहाँ उठता है, जब भी कोई कंपनी इतना बड़ा अधिग्रहण करती है तो आमतौर पर उसे भारी कर्ज लेना पड़ता है। डेट का मसला तो आता है। बैलेंस शीट अक्सर लाल निशान में चली जाती है। तो IGESL इतने बड़े अधिग्रहण को संभालते हुए भी कर्ज मुक्त होने का लक्ष्य कैसे रख सकती है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडी है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनका लक्ष्य इसी साल के अंत तक अपने सारे कर्ज को चुकाना है, बिना नया कर्ज लिए। हाँ, इसे समझने के लिए हमें उनके कैश फ्लो के गणित को देखना होगा। वो कैसे काम कर रहा है? जब आप 6.5 गीगावाट का स्थापित और रेवेन्यू जनरेटिंग पोर्टफोलियो खरीदते हैं ना, तो उसके साथ जुड़े हुए सारे चालू कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पास आ जाते हैं। हाँ। और उनसे आने वाला हर महीने का कैश भी सीधा आपके पास आने लगता है। राइट। इस अधिग्रहण के पूरी तरह से इंटीग्रेट होने और फाइनेंशियल्स के कंसोलिडेट होने के बाद कंपनी के एबिडा और पैट में कई गुना वृद्धि होने जा रही है। मतलब कैश फ्लो इतना मजबूत है? बिल्कुल। जब किसी बिजनेस में इतना मजबूत और स्थिर कैश फ्लो आ रहा हो तो इंटरनल अक्रूअल्स यानी कंपनी के अपने मुनाफे से ही कर्ज को तेजी से चुकाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ कैश फ्लो से इतनी बड़ी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में कर्ज मुक्त होना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्या इसके पीछे कोई और बड़ी फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है? बिल्कुल है, और इसका सारा रहस्य उनके एसेट लाइट होने के मास्टर स्ट्रोक में छिपा है। एसेट लाइट? यहाँ मैं थोड़ा उलझ रहा हूँ। अच्छा, मैं समझाती हूँ। देखिए, पारंपरिक कॉर्पोरेट सोच तो यही कहती है ना कि कंपनियां अपने पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स रखना चाहती हैं। जी। बैलेंस शीट पर भारी भरकम प्लांट या मशीनरी होना तो ताकत की निशानी माना जाता है। तो फिर कोई कंपनी जानबूझकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्यों छोड़ना चाहेगी? हाँ, ऊपर से देखने पर ये उल्टा कदम लगता है। बिल्कुल उल्टा कदम लगता है। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो ये मुनाफे को कई गुना बढ़ाने की सबसे स्मार्ट रणनीति है। वो कैसे?
रिन्यूएबल सेक्टर में जब विंड पार्क लगाए जाते हैं तो सिर्फ टर्बाइन लगाना काफी नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनानी पड़ती हैं। जैसे कि पूलिंग सबस्टेशन और लंबी ट्रांसमिशन लाइंस। एकदम सही। पूलिंग सबस्टेशन वो जगह होती है जहां 50 से 100 टर्बाइनों से आने वाली बिजली इकट्ठी होती है। हाँ, और फिर उसे नेशनल ग्रिड में भेजा जाता है। राइट। अब इन सबस्टेशनों और मीलों लंबी ट्रांसमिशन लाइनों को बिछाने में भारी कैपेक्स लगता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। जी। ये सैकड़ों करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश होता है। और जहां भारी कैपेक्स होगा वहां बैलेंस शीट पर भारी डेप्रिसिएशन भी होगा, मतलब मूल्यह्रास। सटीक पकड़ा। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस जरूर है, लेकिन ये आपके नेट प्रॉफिट यानी पैट को बुरी तरह खा जाता है। अब आईजीएसएल ने क्या किया है, वे इन सबस्टेशंस और ट्रांसमिशन लाइन वाले भारी भरकम बिजनेस का डीमर्जर कर रहे हैं। अच्छा। वे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्से को अपनी एक बहन कंपनी रेस्को ग्लोबल में मिला रहे हैं, जो आइनॉक्स विंड लिमिटेड की ही एक और सब्सिडरी है। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है? हाँ, ये मामला अभी एनसीएलटी अहमदाबाद में अंतिम सुनवाई के चरण में है। तो इस डीमर्जर का सीधा असर आईजीईएसएल की बैलेंस शीट पर क्या पड़ेगा? इसका असर सच में जादुई होगा। इन भारी भरकम एसेट्स को हटाकर कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बिल्कुल हल्का कर रही है। एसेट लाइट। बिल्कुल। एसेट्स नहीं होंगे तो करोड़ों रुपए के डिप्रिसिएशन का खर्च लगभग खत्म हो जाएगा। ओहो, इसका नतीजा ये होगा कि कंपनी जो भी वास्तविक कैश कमाएगी वो सीधा उनके एबिटा और नेट प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करेगा। राइट। उनका प्रॉफिट मार्जिन जबरदस्त तरीके से उछलेगा। अब समझ आया। मतलब आप भारी निवेश और डिप्रिसिएशन वाले हिस्से को ग्रुप की दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं जी, और खुद सिर्फ हाई मार्जिन और स्टेबल कैश फ्लो वाले सर्विस बिजनेस पर फोकस करते हैं। एग्जैक्टली। वाह, ये सच में कमाल की फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प डेटा पॉइंट कंपनी की रिपोर्ट्स में है। कौन सा? उनके पास ना कोविड काल के कुछ पुराने जमा हुए नुकसान है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हाँ, और टैक्स प्लानिंग के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उन पुराने नुकसानों को कैरी फॉरवर्ड करके और अपने मौजूदा मुनाफे से एडजस्ट करके कंपनी अगले करीब 3 साल तक टैक्स फ्री रहने की योजना बना रही है। तो स्थिति कुछ ऐसी है, एक तरफ एसेट लाइट होने से डिप्रिसिएशन का खर्च कम हो गया और दूसरी तरफ पुराने नुकसान को एडजस्ट करके टैक्स बच गया। सही बात है। यही कारण है कि उनका कैश पैट, जो डेप्रिसिएशन को वापस जोड़कर निकाला जाता है, और उनका सामान्य पैट, दोनों में इतना भारी उछाल दिख रहा है। जी, लेकिन यहाँ श्रोताओं के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सब वो बिल्कुल अकेले या शून्य में नहीं कर रहे हैं। मतलब? इस पूरी सफलता के पीछे ना एक बहुत बड़ा और मजबूत सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। आप $multi-billion वाले आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप के इकोसिस्टम की बात कर रही हैं ना? हाँ, इस ग्रुप के इकोसिस्टम और उनकी आपसी सिनर्जी को समझे बिना इनकी कहानी बिल्कुल अधूरी है। चलिए इसे ना एक एनालॉजी से समझते हैं। ठीक है। आमतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन में ऐसा देखा जाता है, ये कुछ वैसा है जैसे बोइंग सिर्फ विमान ही ना बनाए, बल्कि अपनी खुद की एयरलाइन भी चलाए और फिर उन सभी विमानों के इंजन की सर्विसिंग का 20 साल का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट भी अपने पास ही रखे। एक पूरा क्लोज्ड लूप। अरे भाई, ये एविएशन वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप ने भी रिन्यूएबल सेक्टर में ना ऐसा ही एक अभेद्य किला बना लिया है। कैसे? ग्रुप के ढांचे को देखें तो इसमें मुख्य रूप से जीएफएल है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, जी, जो केमिकल्स, ईवी बैटरी मटेरियल्स और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए आवश्यक मेम्ब्रेन बनाने में लीडर है। यहाँ केमिकल और रिन्यूएबल डिवीजन के बीच की सिनर्जी साफ दिखती है। इसके बाद आती है आइनॉक्स विंड, जो सीधे तौर पर विंड टर्बाइन की मैन्युफैक्चरिंग करती है। बिल्कुल। और फिर है आइनॉक्स नियो, जो उनका इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्लेटफॉर्म है। राइट। आइनॉक्स नियो ने अगले 2 से 3 सालों में 10 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी स्थापित करने का भारी भरकम लक्ष्य रखा है। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। टर्बाइन खुद बना रहे हैं आइनॉक्स विंड के जरिए। हाँ। प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खुद लगा रहे हैं रेस्को ग्लोबल या आइनॉक्स नियो के जरिए। और फिर उन 10 गीगावाट टर्बाइनों के अगले 20 साल तक सर्विसिंग कौन करेगा? जाहिर है आईजीईएसएल। बिल्कुल। इसी को फाइनेंस की भाषा में नेचुरल बेनिफिशियरी होना कहते हैं। स्वाभाविक लाभार्थी। जी। आइनॉक्स नियो खुद 10 गीगावाट का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका मतलब है कि इनको बाहर नए क्लाइंट्स ढूंढने के लिए मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। उनके पास अपने ही घर से कॉन्ट्रैक्ट्स की एक पक्की और लगातार बढ़ती हुई पाइपलाइन हमेशा मौजूद रहती है। और इसके पर वे विंड वर्ल्ड इंडिया जैसे बाहरी अधिग्रहण भी कर रहे हैं। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है। तो रणनीति बिल्कुल साफ है, बैलेंस शीट हल्की हो रही है और इकोसिस्टम से लगातार बिजनेस मिल रहा है। जी। लेकिन ना कोई भी कॉर्पोरेट जहाज तब तक तेजी से नहीं भाग सकता जब तक कि बाहरी हवा का रुख उसके पक्ष में ना हो। सही बात है। अगर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट और मैक्रो नीतियों की बात करें तो
वर्तमान स्थिति कैसी है? आप मैक्रो टेलविंड्स की बात कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ तथ्यों पर बात करें ना, तो भारत का मैक्रो एनवायरनमेंट इस समय रिन्यूएबल सेक्टर के लिए अभूतपूर्व है, खासकर विंड एनर्जी के लिए। बिल्कुल। सरकारी डेटा के अनुसार ना भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य 2032 तक 596 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी हासिल करना है जी। इस विशाल लक्ष्य में से लगभग 125 गीगावाट सिर्फ विंड एनर्जी से आना तय हुआ है। अगर आज की स्थापित क्षमता को देखें तो इसका सीधा मतलब है कि अगले 8 सालों के भीतर भारत में करीब 80 गीगावाट नई विंड कैपेसिटी जोड़ी जानी है। और क्या आपको पता है कि इस 80 गीगावाट नई कैपेसिटी का वित्तीय आकार क्या होगा? कितना होगा? इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक इसके लिए लगभग 6 ट्रिलियन रुपए के भारी भरकम कैपेक्स की जरूरत होगी। 6 ट्रिलियन रुपए? मतलब 6 लाख करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? लेकिन इसमें एक पेच भी है। सरकार ने हाल ही में ALMM मैंडेट लागू कर दिया है, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। ये नीति क्या है और ये कैसे गेम बदल रही है? देखिए, ALMM मूल रूप से सरकार का एक क्वालिटी और डोमेस्टिक प्रोटेक्शन टूल है। ये नियम अनिवार्य बनाता है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए विंड टर्बाइन के 75 से 80% कंपोनेंट्स भारत में ही निर्मित होने चाहिए। मतलब जैसे विशालकाय ब्लेड्स, टावर, गियरबॉक्स या जनरेटर? जी। यानी डोमेस्टिक सोर्सिंग अनिवार्य है। तो इस सब का मतलब क्या है? ग्राउंड लेवल पर इसका सीधा असर ये है कि विदेशी कंपनियों की डंपिंग पर पूरी तरह से लगाम लग गई है, खासकर सस्ते चीनी टर्बाइन्स की डंपिंग पर। हाँ, बिल्कुल। ये नीति आइनॉक्स विंड जैसे घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के चारों तरफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच खड़ा कर देती है। बाहर का कोई खिलाड़ी आके कीमत कम करके मार्केट खराब नहीं कर सकता। और अगर हम डिमांड साइड यानी मांग की बात करें ना, तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लेयर्स आजकल ग्रिड पावर छोड़कर सीधे रिन्यूएबल पावर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि लागत कम है। हाँ, विंड पावर अभी काफी सस्ती पड़ रही है, औसतन लगभग 3.6 रुपीस प्रति यूनिट। भारी बिजली खपत करने वाले उद्योगों के लिए ग्रिड पावर के मुकाबले ये बहुत ही किफायती विकल्प है। अब इन सभी मैक्रो फैक्टर्स को O&M के नजरिए से देखिए। जब अगले 8 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 80 गीगावाट के नए विंड टर्बाइन लगेंगे, तो क्या होगा? उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, उन हजारों विशालकाय मशीनों को अगले 20 से 25 सालों तक रख रखाव की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर आकर ना पूरी कहानी एक साथ जुड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि भारत के स्टॉक मार्केट में IGESL इकलौती लिस्टेड प्योर प्ले O&M कंपनी है। राइट। उनके पास 10 साल से ज्यादा का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। पूरे भारत में उनकी मौजूदगी है और उनके पास एक ऐसा टेक इनेबल्ड सिस्टम है जो रेगिस्तान से लेकर तटीय इलाकों तक 24 घंटे एसेट्स की निगरानी करता है। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है कि जब बाजार में इतनी विशाल डिमांड आएगी, तो क्या कोई नया खिलाड़ी अचानक से इस स्केल पर मुकाबला कर पाएगा? ये बहुत ही कठिन होगा। प्रवेश की बाधाएं या एंट्री बैरियर्स बहुत ऊंचे हैं। इसीलिए ये कंपनी इस पूरे सेक्टर की मैक्रो ग्रोथ का फायदा उठाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति में खड़ी दिखाई देती है। वित्तीय दृष्टिकोण से ये सच में एक बहुत ही स्पष्ट और बुलिश तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज के इस डीप डाइव का सारांश निकालें, तो हमने कई परतें खोली। हमने देखा कि कैसे Q3 में 51% की टॉप लाइन ग्रोथ और पैट में 375% का उछाल महज कोई अकाउंटिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि एन्युटी मॉडल का परिणाम है। हाँ, फिर हमने समझा कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को डीमर्ज करके एसेट लाइट होना और डिप्रिसिएशन बचाना उनका एक मास्टर स्ट्रोक था। सही है। हमने ग्रुप के उस कैप्टिव इकोसिस्टम को डिकोड किया जहां केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और O&M के बीच जबरदस्त सिनर्जी है, जो उन्हें लगातार बिजनेस दे रहा है। और अंत में हमने देखा कि कैसे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य और ALMM जैसी नीतियां उनके लिए एक बहुत बड़ी माइक्रो टेलविंड बना रही हैं। ये एक बहुत ही व्यापक सारांश है। शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि हम इस विश्लेषण को विराम दें, एक बहुत ही विचारोत्तेजक और दूरगामी पहलू है जिस पर विचार करना आवश्यक है। वो क्या है? देखिए, आज की पूरी चर्चा में हमने मुख्य रूप से नए विंड प्रोजेक्ट्स, नए टर्बाइन्स और 2032 के मैक्रो लक्ष्यों की बात की। हाँ। लेकिन भारत में विंड एनर्जी का इतिहास 2 दशक से भी ज्यादा पुराना है। 15-20 साल पहले जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, वे अब अपनी उम्र पूरी कर रहे हैं। हाँ, उन दिनों के टर्बाइन्स की क्षमता बहुत कम हुआ करती थी, शायद 500 किलोवाट के आसपास। बिल्कुल। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन पुराने कम क्षमता वाले टर्बाइनों ने देश की सबसे बेहतरीन हवा वाली जगहों पर कब्जा कर रखा है।
जैसे कन्याकुमारी या गुजरात के तटीय इलाके? जी, जो प्राइम विंड साइट्स हैं। तो इसका समाधान क्या है? जमीन तो सीमित ही है ना? समाधान है रीपावरिंग ऑफ ओल्ड विंड एसेट्स। अब उन पुराने छोटे टर्बाइनों को उखाड़कर उनकी जगह नई तकनीक वाले 3 मेगावाट या उससे भी बड़े टर्बाइन्स लगाए जाने की जरूरत है। ये अपने आप में एक बिल्कुल नया और हाई मार्जिन वाला बाजार है, जो भारत में अभी बस आकार लेना शुरू ही कर रहा है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा अवसर लगता है। मतलब एक ही जमीन से 5 से 6 गुना ज्यादा बिजली पैदा करना। और सोचने वाली बात यह है कि जब इन पुराने टर्बाइनों की रीपावरिंग होगी और वहाँ नई विशाल मशीनें लगेंगी, तो क्या होगा? उन्हें फिर से नए सिरे से 20 साल के O&M कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो विश्लेषण का अंतिम सवाल यही है कि ये जो रीपावरिंग का नया और विशाल बाजार उभर रहा है, वो IGSL जैसी स्थापित कंपनी के लिए भविष्य में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है? बहुत बड़ा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर रिसर्च करने वाले हर व्यक्ति को गहराई से विचार करना चाहिए। क्या बात है। हमने शुरुआत इस बात से की थी कि रख रखाव या O&M का काम कितना नीरस लगता है। हाँ। लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जब सही बिजनेस मॉडल, स्मार्ट फाइनेंशियल इंजीनियरिंग और मैक्रो नीतियों का सही तालमेल होता है, तो वही उबाऊ लगने वाला काम बैलेंस शीट पर सोने की खान बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। निवेश के नजरिए से बाजार की अपनी जोखिम होती हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज के इस शानदार और तकनीकी रूप से समृद्ध चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान और विश्लेषण का ये सफर आगे भी जारी रहेगा।